अब पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब में आप अकेले लड़ रहे हैं, तो अच्छा है, आपका एक नेट प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा कि आप कहाँ ठहरते हैं पंजाब में। पंजाब में जो स्थिति सामने आ रही है, अगर मान लीजिए आप और अकाली दल दोबारा से सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं, अगर हंग असेंबली हुई, तो क्या आप हाथ मिलाएंगे एक साथ फिर से? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने एनडीए में किसी को भी भेजने का तय नहीं किया था। हम किसी को भेजते नहीं हैं। हम सबको साथ रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ रहें। अब आपने अकाली दल की बात की है। जब हमको अकाली दल के साथ समझौता करते हुए अपनी पार्टी के विकास को भी समझौता करना पड़ा, तब भी हमने अकाली दल के साथ अपने रिश्ते मेंटेन किए, क्योंकि हमने माना कि हमसे पुराना, हमारा सबसे पुराना साथी था। पिछले चुनाव में इनके साथ जाने के कारण हमारे नुकसान होना निश्चित था। हमने नुकसान को सहना मंजूर किया, लेकिन हमने साथ नहीं छोड़ा। साथ उन्होंने छोड़ा है। अब उन्होंने छोड़ा तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, इस विषय पर कोई मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कहूँ, यह हमारा तरीका नहीं है। इसका सबसे पहली बात तो यह है कि पंजाब के में आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है, क्या है, देश के इंटरेस्ट के लिए क्या होगा, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे संभावनाएं कम दिखती हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के अपने विस्तार के रास्ते पर चल पड़े हैं और इसलिए हम बार बार समझौता करके अपने आप को फिर से छोटा करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड है, हमारे सभी वरिष्ठ नेता उसके सदस्य हैं। सबकी बातों को लेकर के और फिर संसदीय बोर्ड जो तय करेगा वो हम करेंगे। लेकिन मुझे संभावनाएं नहीं दिखती हैं, क्योंकि हम विस्तार की तरफ चल पड़े। देखिए, ये जो दोस्ती टूटी थी, ये कृषि कानूनों की वजह से टूटी थी। कृषि कानून अब आपने वापस ले लिया, यानी वो मुद्दा ही समाप्त हो गया जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए थे। इसलिए मैं ये कह रहा था कि आज की स्थिति में दरवाजे क्या आपके अब खुले हुए हैं, क्योंकि वो मुद्दा समाप्त हो गया। ठीक है सुधीर जी, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो गई हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, अब हमको 65 सीटों से प्लस पर लड़ने का मौका मिला। हमारे, आप बताइए, 40 साल शेर के मुंह में खून लग गया है। नहीं, खून नहीं 40 साल से हमारा वोटर बेचारा कहता था कि हम कमल पर वोट डालना चाहते हैं, कमल पर वोट डालना चाहते हैं। अब कमल पर वोट डालने का उसको मौका मिला है। अब हम फिर से इसलिए मैंने कहा कि मुझे संभावनाएं कम दिखती हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी अब विस्तार है। और रिजल्ट्स आने के बाद हमारे जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, प्रधानमंत्री जी और बाकी सब लोग जो विषय तय करेंगे उसको हम पूरा करेंगे। ओपिनियन पोल्स ये कहते हैं कि पंजाब में केजरीवाल आप सबसे आगे हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है ही, चाहे अपनी सरकार बना पाएं या ना बना पाएं। आप इससे सहमत हैं कि इस बार उन्होंने बहुत अच्छा गेन किया पंजाब में? मुझे लगता है कि कांग्रेस को और जो जिससे एक्सपेक्टेशन थी, वो लोगों का परफॉर्मेंस जो था, उसकी नेगेटिविटी का कुछ फ़ायदा उनको ज़रूर मिला होगा। लेकिन पंजाब की जनता बहुत सजग है और बॉर्डर स्टेट होने के नाते सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, और सिक्योरिटी के इशू को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता है कि आप पार्टी को वो उतना सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर भी एक वातावरण तो बना था। आपने आम आदमी पार्टी पर और केजरीवाल पर भी खालिस्तान समर्थकों का साथ लेने का आरोप लगा दिया, तो अब आप देखिए, नहीं लगाया, उनके परम मित्र ने लगाया जी। और उसके बाद अब उसकी, आपको लगता है केंद्र सरकार इसकी जांच करेगी? निश्चित रूप से गंभीरता से जांच होगी केजरीवाल के खालिस्तान के साथ, खालिस्तानी संगठनों के साथ। देखिए, जो आरोप उनके एक समय पार्टी के निर्माण के स्थिति से जुड़े हुए एक साथी ने लगाया, उनके वरिष्ठ साथी ने लगाया, वो बड़ा गंभीर आरोप है। और उस गंभीर आरोप को पंजाब के मुख्यमंत्री ने बतौर प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को उसके बारे में लिखा है। ये इसकी गंभीरता को बताता है। आरोप गंभीर, आरोप को आगे उसकी तहकीकात करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री है। तो भारत सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के बारे में इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हम सब लोग जो भी काम करते हैं वो पूरी गंभीरता से करते हैं, इसलिए इसकी भी जांच गंभीरता से होगी। आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी तो पंजाब के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं
और जिसका खंडन केजरीवाल जी ने आज दिन तक नहीं दिया है। यह बहुत ही खतरनाक बात है कि आपके ऊपर आरोप ये लगता है कि आप जो देश के विरोध षड्यंत्र कर रहे हैं उनके साथ आप मिले हुए हैं और उनके समर्थन से आप सरकार बना रहे हैं। ये छोटा आरोप नहीं है। और इस आरोप के बारे में केजरीवाल जी बात को ट्विस्ट करते हैं, इधर उधर करते हैं और उसका जवाब नहीं देते हैं। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है और ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और देश को जानने का अधिकार है और देश को बताना उनकी जिम्मेवारी है। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उससे मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि बॉर्डर स्टेट में ये खतरे की घंटी तो होती ही है और है ही। जी, पर अब आप देखिए पूरे चुनाव में टेम्पलेट सेम है। ये मैं आपके विरोधियों का आरोप लगा रहा हूँ। यूपी में भी आपने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, पंजाब में केजरीवाल को खालिस्तान से जोड़ दिया, नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया। सो टेम्पलेट इज द सेम एवरीवेयर। नहीं, इसको जरा दूसरे ढंग से देखिए। सब जगह हमारे विरोधी दल सत्ता पाने के लिए देश के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बैठे हुए हैं और हम देश को मजबूत रखते हुए जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं। दोनों के काम की शैली में अंतर है। हमने तो नहीं कहा अखिलेश जी को कि आप टेररिस्टों का ढोल पीटिए, हमने तो नहीं कहा कि उनको आप बचाइए, हमने तो नहीं कहा आजम खान आज जेल में है, आपके समय में बाहर होते हैं, मुख्तार अंसारी आज जेल में है और सुप्रीम कोर्ट उनको बाहर क्यों नहीं निकाल देती है, आतिक अहमद क्यों नहीं बाहर निकल जाते हैं, कानून का राज है, क्यों अंदर है। जुर्म सेम था, मुजरिम सेम था, नेता अलग था। समाजवादी पार्टी थी तो आप दंदना रहे थे, आज आप जेल के अंदर हैं। ये फ़र्क है। और इसका मतलब ये होता है कि अखिलेश जी देश के इंटरेस्ट को ताक पर रख करके अपनी राजनीति रोटियां सेकना उनका स्वभाव है। अब ये टेम्पलेट ये है। अब आप दूसरी तरफ आइए। नवाब मलिक, अगर उसके विषय कहीं दाऊद से जुड़े हुए दिखते हैं और कुछ कागज़ उस तरीके के आते हैं, उन कागज़ों के आधार पर इंडिपेंडेंट एजेंसी कोर्ट में जा कर के परमिशन लेकर के उनसे मांगती है, तो इनमें ये इतना स्वाभिमान क्यों नहीं पैदा होता है एनसीपी में, शिवसेना में और कांग्रेस में, कि वो कहें कि भाई देखो अगर ये गड़बड़ी हुई है तो ऐसे लोगों के साथ हम साथ नहीं चलेंगे। इनको देश में पसंद नहीं है, इनको देश की मजबूती के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए आप खालिस्तान के विषय पर। एक गंभीर आरोप आप पर लगा है कि आपके टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ मीटिंग्स हुई हैं। आप चीफ मिनिस्टर हैं, केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, राजधानी के चीफ मिनिस्टर हैं। आपके ऊपर यह आरोप लगता है कि आपने उनके यहाँ ठहरे हैं, आपके मीटिंग हुई है, आपकी फंडिंग हुई है, ये सारे बात उन पर आरोप लगते हैं। क्या ये जिम्मेवारी नहीं है कि वो कहें नो, नो एंड नो? आज दिन तक क्यों नहीं कह पा रहे हैं? नहीं कहने का मतलब यह है कि दाल में काला नहीं, दाल पूरी काली है। और फिर यहां पर आप देखिए कि आप पंजाब में सत्ता हथियाने के लिए आप देशद्रोहियों के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। यह है टेम्पलेट। और हमारे तरफ से हम जीते न जीते, हमें सफलता मिले न मिले, हिंदू सिख भाईचारे को एक साथ रख करके चलाना यह हमारी जिम्मेवारी है और बॉर्डर स्टेट को मजबूत रखना यह हमारी जिम्मेवारी है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कृषि कानून को लेकर जितना भी इस देश में आंदोलन चला, उसका असर आपने पंजाब और उत्तर प्रदेश में देखा? आपको लगा आपको नुकसान हुआ उसकी वजह से? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यह कानून किसानों के हित का था और किसानों को बहुत इससे हितकारी स्थिति हो रही थी और होनी थी और होगी भी है, होनी थी। सबसे पहली बात तो ये सुधीर जी कि ये सारे देश का किसान का आंदोलन नहीं था। आपने खुद ही कहा, कुछ वेस्टर्न यूपी में, कुछ पंजाब में, कुछ हरियाणा में सीमित था। उनके रीजंस भी अलग अलग थे। उन रीजंस को तूल देते हुए आंदोलन लंबे समय तक चला। उन्होंने चलाया भी, उन्होंने अपने ढंग से इसको आगे बढ़ाया भी। प्रधानमंत्री जी ने एक अभिभावक की तरह, एक देश के रक्षक की तरह ये कहा कि कानून
किसानों के पक्ष का था, हम समझा नहीं पाए। और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के मुद्दों से बड़ा देश का मुद्दा था, तो देश के मुद्दे के लिए और अभिभावक की तरह हम नहीं समझा पाए, हम इसको पूरी तरीके से वापस लेते हैं। और हमको चुनाव में ये मुद्दा दिखने को मिला भी नहीं। अच्छा, हाँ, मुझे ये कहीं भी देखने को मिला नहीं कि इसके कारण कोई नाराज़गी है या कोई इस तरीके की है। और जो लोग किसान जो नेताओं के कारण भ्रमित भी हुए थे, वह भी मोदी जी के इस जेस्चर के कारण उन्होंने उसको बहुत पॉजिटिवली स्वीकार किया और उसको उस तरीके से लेकर के चले। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यह मुद्दा कोई चुनाव में असर करने वाला है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में चुनाव हुआ था जब किसान आंदोलन पूरे चरम पर था। बाई इलेक्शन था, अभय चौटाला की विधानसभा थी, सीट का नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें हुआ। हम जब पहले बार चुनाव हुआ था तो हम तीसरे नंबर पे थे अभय चौटाला वाले। इस बार जब चुनाव हुआ तो हम बहुत कम मार्जिन से हम सेकंड नंबर पर आए, कांग्रेस फेंका गई। तो ये लोग तो किसान आंदोलन की डफलियां बजाते थे, तो वोट तो उनको पड़ना चाहिए था, तो बीजेपी कहाँ से आ गई। तो किसान आंदोलन के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन इस रीजन में भी मिला है और अच्छा समर्थन मिला है। जब आप हमको मतलब लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के हमारी मूवमेंट को भी रोकने की कोशिश कर रहे थे, उस समय भी हरियाणा की जनता ने हमको समर्थन दिया। हम कम वोटों से सेकंड नंबर पर हम रहे, हम कम वोटों से, कम अंतराल से हम। तो इन पार्टियों का फिर आप क्या भविष्य देखते हैं? जैसे आरएलडी है, जयंत चौधरी की पार्टी है, वो केवल इसी मुद्दे पर खेल रहे हैं कि उन्हें इस आधार पर वोट मिल जाए। उधर अकाली दल ने भी यही कोशिश की। इनका अब इन चुनावों के बाद क्या भविष्य आप देखते हैं? देखिए, सोच जैसी होगी वैसा ही उत्तर मिलेगा। मैं कई बार बोलता भी हूं, ये पॉलिटिक्स में परिवार के कारण पहुंचे हुए। इनके बुजुर्गों ने किसी समय में अच्छी लड़ाई लड़ी है और मुद्दों पर लड़े हैं, उसके कारण ये आगे बढ़े हैं। और मैं तो मानता हूं कि देश के प्रजातंत्र के लिए ये खतरा है, रीजनल पार्टीज भी और पारिवारिक पार्टीज भी। और रीजनल पार्टीज भी अब पारिवारिक पार्टी ही बन रही हैं, और ये देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेली, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, न ये इंडियन रह गई है, न ये नेशनल रह गई है, ये कुछ सूबों में सीमित हो गई है, रीजनल पार्टी बन गई है, और ये पारिवारिक पार्टी बन गई है, भाई बहनों की पार्टी बन गई है। तो जो राष्ट्रीय पार्टी थी वो राष्ट्रीय नहीं रही, तो बाकी तो उत्पत्ति रीजनल हुई थी। ऊपर उठा के देखिए। तो आपके हिसाब से तो एक ही राष्ट्रीय पार्टी बची अभी पूरे देश में? मैं मानता हूं, आइडियोलॉजिकल बेस्ड कंसिस्टेंसी राइट फ्रॉम 1950s, एक साथ बढ़ने वाली पार्टी और हमेशा बढ़ने वाली पार्टी, सतत जिसका ग्रोथ बढ़ता गया है, वो भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, और उसमें आपका जो बेटा है वो बीजेपी अध्यक्ष नहीं बनेगा आपके बाद? बिल्कुल संभव ही नहीं है। और हो सकता है कि हमारे रहते राजनीति में भी न रहे। आखिर पार्टियां, सुधीर जी, उसका प्रजातंत्र कैसे बचेगा? और अब हिमाचल प्रदेश में हमने एक सीट हार ली, हमने एक सीट अभी बाई इलेक्शन में हार ली। हम बेटों को देकर के, परिवार को देकर के सीट जीत सकते थे, हमने नहीं किया कॉम्प्रोमाइज। वी आर रेडी टू पे द प्राइस। लेकिन आखिर पार्टी का कार्यकर्ता क्यों काम करेगा और बाकी पार्टियों की स्थिति कमजोर क्यों हो रही है? वाई आर दे, वो उनके सेहत में गिरावट क्यों आ रही है? उनकी सेहत में गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं रह गई है, एनर्शिया नहीं रह गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.